नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ अशोक कुमार भट्टाचार्य वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर्थिक विषय के ऊपर इन्होंने लगभग 40 साल पत्रकारिता किया। इस वक्त इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एडिटोरियल डायरेक्टर है। एकेबी जो शुक्रवार 17 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक के जो नया 3 महीना के बाद एक तरीके से एक नया तरीका एक मौद्रिक नीति का घोषणा किया है। राज्य सरकार को कहा कि आप और पैसा आप ऋण ले सकते हैं और उन्होंने कहा कि एक है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वो 30 मार्च जहां तक था पहले 30% बढ़ा दिया, फिर अभी 60% बढ़ा दिया। ये मतलब कि राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले सकता है, मगर ये कुछ दिनों के लिए 3 महीना के लिए है, फिर 21 दिन आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, मगर आपका ब्याज दर कम है। जो रिपो रेट है ये 4.4% है और ये अगर आप सरकारी बॉन्ड खरीद लेंगे तो ये आपको ज्यादा आपको ऋण देना, आपका ब्याज दर देना पड़ता है 7.5 से 7.7%। मगर बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक संकट के समय जिसका असर राज्य सरकार का जो राजस्व में ज्यादा पड़ रहा है, ये खास इनके लिए फायदा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, केंद्रीय सरकार आपका जो बाकी है जीएसटी का पैसा बाकी है अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे हैं कि हमारे से और भी ऋण ले लीजिए, और भी ऋण लीजिए, आपको हम ब्याज दर कम कर देंगे, आप बोरो मोर फ्रॉम अस। तो आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए, क्योंकि आज राज्य सरकार के ऊपर असर ज्यादा पड़ रहा है। ये आर्थिक संकट का असर जो प्रवासी मजदूर को उनको राहत देने के लिए, जो बेरोजगार है उनको राहत देने के लिए इनका असर राज्य सरकार के ऊपर पड़ा। तो ये पूरा जो विषय है ये आप जरा समझा दीजिए हमारे दर्शक के लिए। देखिए, जो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है। देखिए, जो हर सरकार के लिए ये 1997 के बाद ये परिवर्तन आया कि अगर मान लीजिए कोई अगर राज्य सरकार बल्कि इवन केंद्र सरकार की अगर नगदी प्रवाह जिसे हम कैश फ्लो कहेंगे, नगदी प्रवाह में कोई असंतुलता आ जाती है, कोई इम्बैलेंस आ जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि आपकी सामयिक या अल्पकालीन ये असंतुलता को हम संभालने के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे आपको लोन में देंगे और वो लोन का रेट होगा रेपो रेट। इस वक्त लोन का रेपो रेट है 4.4%। तो इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को हम वेज एंड मीन्स एडवांस, इसका मतलब उनकी नगदी प्रवाह जो सामयिक जो वैषम्यता या असंतुलन आया है उसको उनको संभालने के लिए हम ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि 27 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र को ये वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट का 60% बढ़ा दिया था। उस समय राज्य सरकार को सिर्फ 30% बढ़ाया गया था। तो पहला जो सवाल ये उठता है कि केंद्र की तो समस्या तो आ रही थी, पर क्या राज्य की समस्या उस वक्त नहीं आ रही थी? जरूर आ रही थी, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय ये एक मैं समझता हूं कि सेंटर को एक तरफ से देखा और स्टेट गवर्नमेंट को एक तरफ से देखा। एक समय ऐसा है जहां पे जो स्टेट की बजट साइज सेंटर के बजट साइज से 37% ज्यादा है। इसका मतलब जो स्टेट की जो बजट साइज जो है अगर 37 1/3 से ज्यादा है, तो तब भी जो स्टेट की वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट सिर्फ 30% बढ़ाई गई और केंद्र की उसी समय 60% बढ़ाई गई। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेटरी था, डिस्क्रिमिनेटरी एक लिया। उसी डिस्क्रिमिनेशन को कल 17 अप्रैल को इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका उनको एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्टेट गवर्नमेंट को भी 60%
ये नगदी प्रवाह को संभालने के लिए आप 6 महीने का, मतलब सितंबर तक सिर्फ ये करेंगे। आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण ले सकते हैं। पर इसमें दो सवाल आते हैं। एक तो पहली बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या अर्जी की थी। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अर्जी ये की थी, ज्यादातर स्टेट जैसे केरला हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, आसाम हुआ, इन्होंने कहा था कि पंजाब ने कहा था। मैं आसाम को बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आसाम एक बीजेपी शासित देश है, प्रदेश है। तब भी उन्होंने कहा था कि इसकी जो अवधि बढ़ा दीजिए, आप इसको 6 महीने मत रखिए, इसको 9 महीने रखिए, 1 साल रखिए ना। ये मांग रिजर्व बैंक ने अभी तक नहीं मांगा। तो मैं समझता हूं कि स्टेट्स की जो एक डिमांड थी उसको नहीं माना गया। दूसरा जो डिमांड ये था कि इशू जो आ रहा है कि ये 60% बढ़ाने के बाद भी एक एस्टिमेट ये है कि सिर्फ 51,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा एक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स स्टेट्स को वेज एंड एडवांस लिमिट से मिलेगी। ये तो बहुत कम है। बहुत कम है। अगर आप देखें जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का ट्रांसफर जो नहीं हुआ है अभी तक स्टेट्स को, उसी का अमाउंट, इतना ज्यादा तो नहीं होगा पर उसके करीब करीब उतना ही होगा। अच्छा सुनिए, तो मैं ये आपने यही ठीक कहा कि जीएसटी का पैसा अभी तक आपने नहीं दिया। आपने जो पिछले जो वित्तीय साल है 2019-20 राज्य सरकार को लगभग 1,20,000 करोड़ जीएसटी का कंपनसेशन उनके पास पहुंच गया। फिर भी कुछ पैसा बाकी है, बहुत बाकी है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, ये पंजाब का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहा कि हमें 6,700 करोड़ के आसपास चाहिए। केरला का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि हमें 3,000 करोड़ के आसपास चाहिए। और इन्होंने साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया, बोला कि हमारा ऊपर आज जो बोझ है, जो राहत देना है सबको, जो प्रवासी मजदूरों को, जो गरीबों को खाना बांटना है, ये सब करना है, हमारा पास पैसा नहीं है। और आप ही का अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं, यही आपने लिखा कि जो सरकार के ऊपर असर बहुत जबरदस्त पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको और एक बात कहता हूं इसके ऊपर, स्टेट के ऊपर मैं और एक बात ये कहता हूं कि अगर आप स्टेट्स को देखें, मैंने पहले ये कहा कि स्टेट की जो बजट साइज है, मतलब एक्सपेंडिचर बर्डन, वो केंद्र से 37% ज्यादा है। तो 37% ज्यादा होते हुए भी जो उनकी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स जो होंगी, उससे मेरी असेसमेंट से अनुसार इस बार करीबन 30 हमारे पास ऐसे प्रदेश हैं जिनका बजट असेंबली में पेश होता है। उन 30 में से करीबन आधे ऐसे स्टेट हैं कि उनकी जो फिस्कल जो कंसोलिडेशन जो रोड मैप है, वो रोड मैप से वो विच्युत हो जाएंगे। इसका मतलब वो फिस्कल कंसोलिडेशन वो कर नहीं सकेंगे। उसका मतलब ये क्या है कि वो जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, और हमारे जो देश की जो वित्तीय ढांचा जो है उसमें केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्स्ट्रा बोरोइंग कर सकती है। पर जब स्टेट्स को करना पड़ेगा, सेंटर की एक परमिशन, उनकी एक अप्रूवल चाहिए होगा। केंद्र स्टेट्स अपने आप बोरोज नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज मैं आपको दोबारा वापस आ रहा हूं। आप राज्य सरकार का जो भी बैकलॉग है, जीएसटी का जो बैकलॉग है, आप नहीं दे रहे। आप सिर्फ कह रहे हैं एक तरह से भारतीय रिजर्व बैंक कि हमारे साथ और भी पैसे ले लो और ऋण ले लो। तो ये क्या ठीक है? ये एक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आचरण जो है, इसमें कोई ठीक बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ पर केंद्र का भी तो उनके पास पैसा नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई एकोमोडेटिव पॉलिसी है, वो पॉलिसी मैं समझता हूं कि केंद्र के लिए तो होना चाहिए इस वक्त, पर स्टेट्स के लिए और भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये लोकल लेवल क्राइसिस है। यहाँ पे आपकी रेवेन्यू फ्लोज नहीं है, और आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार
आपने जो सारे इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टेट्स को दे दिए। अच्छा। स्टेट्स के ऊपर सारी उत्तरदायित्व है। जब सारा उत्तरदायित्व उनके पास है, उनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुई है, तो मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, केंद्र को भी कोई अच्छा ऐसा कोई पैकेज आना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हित के लिए, फाइनेंशियल रिकवरी के लिए ऐसा हो। मैं आप ही का अखबार पढ़ रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड 3 तारीख अप्रैल महीना का। इसमें साफ लिखा है कि ये जो आर्थिक संकट की इसका असर राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, केंद्र सरकार के ऊपर कम पड़ेगा। क्योंकि कारण भी आपका लेख में एकदम साफ लिखा है कि 80% जैसे जो राजस्व है, जीएसटी का पैसा, ये आवश्यक चीजों से नहीं आता है, नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप पूरा सारे राज्य सरकार का राजस्व बारीकी से देखेंगे, पैसा कहां से आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो कर बनते है, आपका बिक्री कर गाड़ी बेच के, शराब के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का स्टैंप ड्यूटी, और जो चलचित्र एंटरटेनमेंट टैक्स, कुछ बिजली के ऊपर सेस। तो आप देख रहे, आप भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे हैं कि ये जीएसटी का पैसा राज्य सरकार का 40-43% उनका टोटल रेवेन्यू, तो वहां उसको पैसा नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे। तो हाउ कैन स्टेट्स बी एक्सपेक्टेड टू डू द रिलीफ? अगर आपको खाद्यान्न वितरण करना है, तो अगर केंद्रीय सरकार इनको पैसा और ज्यादा नहीं देंगे, भारतीय रिजर्व बैंक इनको पैसा ज्यादा नहीं देंगे, तो ये आर्थिक संकट और भी खराब हो जाएगा, और भी बिगड़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आर्थिक संकट खराब हो सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कोई फैसिलिटी नहीं होगी जिससे कि वो ज्यादा पैसा वो रेस कर सके, मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रभाव आएगा। एक जो एक फैसिलिटी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट पेपर्स जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेपर, उनके उनमें जो विदेशी जो निवेश करते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसमें भी एक तो है, परमिशन तो है, पर उसमें ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो 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 फिजिकल स्थिति है वो बहुत स्टेट्स की ज्यादा नहीं है। तो मैं ऐसे मौके में मैं ये समझता हूँ कि एक एक नेशनल एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, केरल है और दिल्ली है। ये 6 अगर प्रदेशों को आप देखेंगे, ये करीबन 75% सारे कोविड केसेस इसी 6 देशों से, प्रदेशों से आए। तो इनकी जो उत्तरदायित्व जो है, मैं समझता हूँ दिल्ली जो है, महाराष्ट्र जो है, गुजरात जो है, शायद फाइनेंशियली अभी तक साउंड है, वो कर सकते हैं काम। पर केरला क्या करेगा? केरला के जो फैसिलिटी जो 60% बढ़ा दिया गया है, उसका एडिशनल रीन का जो मात्रा जो है सिर्फ 1400 करोड़ का है। सो 1400 करोड़ एक्स्ट्रा ऋण अगर वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट से एक्सेस बढ़ जाए केरला का, तो मैं समझता हूँ केरला को भी इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, तो ये कोई दो राय नहीं है कि वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट एक बहुत ही इनएडिक्वेट है। इसको सिर्फ समय सीमा भी नहीं है, ये 9 महीने का करना चाहिए था या 1 साल का करना चाहिए था। एक ही भी देखिए, राज्य सरकार जैसे केरला का जो वित्त मंत्री थॉमस आइजैक, वो बार बार कह रहे हैं, ये एक जो कानून है FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये केंद्रीय कानून है, मगर इसका एक असर है, ये राज्य सरकार के ऊपर भी है। दे ऑल्सो हैव टू एडहियर टू द एक्ट। तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि जो GSDP कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि स्टेट का जो GDP है या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका 3% तक आप इसका वित्तीय घाटा आप बढ़ा सकते हैं। तो आज लोग कह रहे हैं इसको बढ़ाना जरूरी हो गया, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया। कोई कह रहे 1% कम से कम बढ़ा दीजिए। अगर 1% अगर बढ़ा देंगे तो पूरा देश में 1,60,000 करोड़ ज्यादा स्टेट के पास वित्तीय घाटा और भी उन्होंने पैसा आ जाएगा, उनके पास लिक्विडिटी आ जाएगा। तो आइजैक जी कहा ने कि इसको 4% तक बढ़ा दो। तो इस विषय के ऊपर भी आप कुछ कहिए। देखिए, अगर
ये जो वित्तीय घाटा की जो लिमिट जो है वो 3% जीएसडीपी की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो एक रखी गई है, ये करीबन 12 से 13 स्टेट हैं, ये ऑलरेडी 3% के नीचे नहीं है। हालांकि अगर आप सारे 30 या 31 जो प्रदेश जो हैं उनकी ओवरऑल जो जो वित्तीय घाटा है वो इस वक्त 2.6% में है। पर अगर आप इनकी सारे प्रदेशों के नंबर देखेंगे, उनमें करीबन 12 से 13 ऐसे प्रदेश हैं जो कि 3% जीएसडीपी के जो वित्तीय घाटा है उनसे ज्यादा काफी है। 6% भी है किसी स्टेट का, 4% है ऑलरेडी। पर दो ऐसे 15 और 16 ऐसे प्रदेश हैं जिनकी वित्तीय घाटा इस वक्त 3% से नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी स्थिति में ये वित्तीय घाटा का जो एक बेंचमार्क जो है उसको तो जरूर शिथिल करना पड़ेगा। जैसे सेंटर शिथिल कर रही है अपना, वह वैसे स्टेट को भी शिथिल करना है। ये 4% हो या 4.5% हो या 3.5% हो, ये मैं समझता हूं कि एक एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल जैसी बॉडी में ये इसका तय होना चाहिए। और आप उससे भी ज्यादा जो 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये एक बहुत उत्तरदायित्व आता है कि उनकी रिपोर्ट अक्टूबर में आएगी। मैं समझता हूं कि अक्टूबर के बजाय वो जल्द से जल्द अपना एक इंटरव्यू रिपोर्ट दे सकते हैं जिसमें कि जो वित्तीय घाटा की जो जो सीमा रेखा है उसको किस तरह से शिथिल किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, और इसकी बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। ये तो पहला स्टेप हुआ। पर दूसरा स्टेप जो हुआ वो बहुत ही और भी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट कहां से पैसे लेंगे, क्योंकि केंद्र के पास तो अपना सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे देगी आप पैसे। नोट छाप सकते हैं, साफ साफ। नहीं छाप, अगर इस वक्त तो आप नहीं छाप सकते, पर तब भी आप नोट छापने के बराबर ही समझ लीजिए आप। पर स्टेट गवर्नमेंट जब पैसा लेने की जब जाएगी तब उसको केंद्र की एक एक मोहर लगेगी केंद्र की। उसके बाद मोहर लगने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे एक्स्ट्रा बोरोइंग करने के लिए बोल सकती है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों स्टेप एक साथ साथ लेना होगा। ये ना हो कि आप 4% आपने जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट आपने घाटा बढ़ाने की अनुमति दे दी, पर स्टेट गवर्नमेंट को आपने ये नहीं बोला कि आप किस तरह से डोमेस्टिक बोरोइंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक बोरोइंग करने से केंद्र का सबसे ज्यादा एक बहुत एक बड़ा एक चैलेंज आएगा, क्योंकि ज्यों ही आप केंद्र और सेंटर दोनों ही अपने बोरोइंग लिमिट को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड मार्केट में इसका असर आएगा। और बॉन्ड मार्केट में यील्ड जिसे कहते हैं, जिसे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाने से जो इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी जो है, जो फ्यूचर की जो लायबिलिटी है, वो सेंटर और स्टेट्स के दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि एक सामग्रिक रूप से इसको देखना पड़ेगा, पूरा वित्तीय ढांचा को देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद एक निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें कोई स्टेट और सेंटर की बात नहीं है, पूरी हमारी भारतीय अर्थनीति की बात है। एक ही भी यही सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त, और आप सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इस समय वित्तीय घाटा के बाद भूल जाएंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, शायद कुछ सालों के लिए भूल जाएंगे आप। अलग अलग अर्थशास्त्री का अलग अलग राय है, मगर ज्यादा से ज्यादा अर्थशास्त्री जो दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, सब कह रहे हैं कि इस वक्त ये फिस्कल डेफिसिट, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट भूल जाएंगे। दूसरी बात मैं है, इसके साथ और एक चीज ऐड करूंगा। हाँ, फिस्कल डेफिसिट को आप जरूर रिलैक्स कीजिए, पर उसके साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट को रिलैक्स करने से जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आता है उसका किस तरह से उसका विनियोग होता है, किस तरह से उसका निवेश होता है, किस तरह से उसको आप खर्चा करते हैं, उसके ऊपर भी कड़ी नजर होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं हो कि वो पैसा लेकर अब और कोई चीज में खर्च करें, ओके। या ऐसा कुछ ना हो कि गलत इस्तेमाल हो उसका। देखिए भी बात और एक है, आपका भारतीय रिजर्व बैंक 3 हफ्ता पहले शुक्रवार के दिन बार बार कह रहे बैंकों को कि और ऋण दीजिए, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको कह रहे कि और ऋण दीजिए, लोन लोन लोन, बार बार कह रहे कि और ऋण दीजिए। मगर आज एक आर्थिक संकट के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, कौन लेगा लोन? आप क्यों बैंकों से पैसे लेंगे? क्योंकि आप निवेश करेंगे,
आप निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि आपको उम्मीद है कि निवेश करने के बाद जो भी हम कारोबार करेंगे, हम पैसा बैंकों को वापस दे देंगे। तो इस स्थिति में बार-बार भारतीय रिजर्व बैंक को कहना कि लोन, लोन, लोन और छोटे और एमएसएमईज़, मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज़ को, इनको भी ज़्यादा पैसे दीजिए। मगर जब आर्थिक संकट जो चल रहे हैं, लोन कौन लेगा? कौन लोग नहीं लोन देखिए, लेंगे? इसमें कौन मैं क्या? आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि एनबीएफसी, देखिए एनबीएफसी का जो रोल जो है हमारी भारतीय फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, वो बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ वो बैंकिंग सेक्टर जो असंगठित क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच सका, वो एनबीएफसी सेक्टर पहुंच गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर आपकी असंगठित क्षेत्र के छोटे छोटे इकाइयां, एक खोमचे वाला, एक चाय वाला, उसकी फाइनेंसिंग नीड्स वो शैडो बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर देखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 50,000 करोड़ का टारगेटेड जो रेपो ऑक्शन जो किया है उन्होंने, उसका मेन मकसद ये था कि बैंक क्या कर रही थी, बैंक जो पिछले 75,000 करोड़ का जो एलटीआरओ हुआ, वो करीबन 100% उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े कंपनियों के पेपर में रख दिए। सुनिए, ये समझा अब दीजिए एलटीआरओ क्या चीज़ है? एलटीआरओ ये है कि एक रेपो ऑक्शन है, तो क्या होती है कि सरकारी जो जो सिक्योरिटीज पेपर होती है, वो लाकर उनका ऑक्शन होता है, और बैंक के पास जो सिक्योरिटीज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको खरीद लेती है। खरीद लेने के बाद वो पैसे बैंकों को मिलता है। पर ये एलटीआरओ में क्या होता है कि अब ये टारगेटेड एलटीआरओ है, ये टीएलटीआरओ कहते हैं, टारगेटेड एलटीआरओ। तो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शन में ये जो 50,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी सेक्टर के लिए बोला गया है, उसमें बोला गया है कि 50%, 50%, 50,000 करोड़ के सिर्फ स्मॉल एनबीएफसी, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके लिए निर्धारित किया गया है। इसका मतलब जो स्मॉल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र का जो जो इकाई जो है, एक तरह का काम करता है, जो घर में पेंटिंग करता है, उसके पैसे के लिए ये प्रावधान किया गया है। चलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एनबीएफसी सेक्टर जाकर खुलेआम लोन दे दे, पर लोन की जरूरत तो जब ही लॉकडाउन आप आस्ते आस्ते फेज आउट करेंगे, लोन की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो अच्छा। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये जो रेपो एलटीआरओ करने के बाद 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 50,000 करोड़ का एडिशनल प्रावधान किया गया है थ्रू नाबार्ड एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी पैसे की एक प्रोविजन किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ज्यादा कुछ हमें मतलब कोई प्रमोशन नहीं है कि भाई एनबीएफसी को लोन दे दीजिए, पर पैसे देने की प्रावधान किया गया है। अच्छा। और उसे एक बहुत बड़ा एक और एक स्टेप लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उन्होंने रिवर्स रेपो रेट का रेट 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स और भी घटा दिया है। अच्छा। इससे मैं मानता हूं कि जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगी। और अच्छा, एक भी अभी हमारा वक्त खत्म होने वाले हैं। आप और कुछ कहने चाहेंगे तो कह दीजिए, नहीं तो आप कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जो सबसे बड़ी जो डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल को लिया था, वो है कि रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब जो रेट बैंकों को मिलता है अगर वो अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे, इस वक्त करीबन 7 लाख करोड़ ऐसे पैसे सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग व्यवस्था ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख दिया है। और उसमें अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया है तो वो 3.75% कर दिया गया है। उससे मैं मानता हूं कि पैसा ये पैसा ये शायद बैंकिंग व्यवस्था से आकर रियल इकोनॉमी में आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो पर ये जिस तरह से किया गया, मैं मानता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो एक सिस्टम था, वो उससे थोड़ा बहुत उसका एक अवमूल्यन भी हुआ है। अच्छा, तो एके भी आप अगर सरल भाषा में समझाएंगी कि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक कह रहे
कि हमारे पास यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा मत रखिए, ये आप लोगों को मार्केट में दीजिए, मार्केट में दीजिए, लोगों को दीजिए, जो प्रोडक्टिव सेक्टर, जो कुछ उत्पादन होगा, कुछ सेवा होगा, इसके लिए। और अभी समय बताएंगे कि ये जो नया जो लिक्विडिटी जो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, समय बताएंगे। और समय बताएंगे कि सचमुच केंद्र सरकार राज्य सरकार को और कितना मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो आर्थिक संकट का जो बोझ है, ये राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ा है। धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू धन्यवाद, फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल धन्यवाद। थिंग्स। और न्यूज क्लिक का जो दर्शक है, उनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।